हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे अच्छे खासे से, है ना। और अभी नोटिफिकेशन का इंतज़ार जो कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन के इंतज़ार करते रहेंगे, है ना। तो अच्छी बात है, नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। नोटिफिकेशन आने का समय हो रहा है, होली के समय में नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एग्ज़ाम का जो भी डेट हो, मई जून जुलाई जो भी हो, लेकिन आपके चुनाव के पहले इसका, है ना, इसका जो एग्ज़ाम है वो करा लिया जाएगा। चुनाव के पहले जो एग्ज़ाम है यह एग्ज़ाम आपको करवा लिया जाएगा, है ना। चलिए, दीपक कुमार जी हैं, अर्चना कुमारी जी हैं और वीना भारती जी हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अभी मामला फंसते जा रहा है देखा जाए तो, क्योंकि अभी ए स्टेट और बी टेट का जो एग्ज़ाम है वो भी कराया जाएगा और सारे विद्यार्थियों को 4.0 में मौका मिलेगा, है ना। और ये भी देखिए एग्ज़ाम हो सकता है, यानी कि चुनाव की अगर बात की जाए अक्टूबर नवंबर में, उससे पहले करा लिया जाएगा। तो तैयारी करने का बहुत अच्छा अवसर है, टाइम अच्छा मिल गया है, तो एकदम सेल्फ स्टडी होते रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिहार में जनसंख्या अब नगरीकरण। भारत के संदर्भ में तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी बिहार के संदर्भ में जो अधिकतर प्रश्न जो पूछे जाते हैं इसी के संदर्भ में पूछे जाते हैं। बिहार के संदर्भ में प्रश्न बहुत बार पूछा गया है ना। तो चलिए अर्चना कुमारी जी, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे 2011 की जनगणना, है ना। जब हम लोग इसका रिवीजन करेंगे, क्योंकि हम रिवीजन बहुत जल्दी जल्दी करने वाले हैं, और जितना बार हो सके 3 या 4 बार, जितना बार रिवीजन हो सके उतना बार रिवीजन हम आपको कराएंगे ही कराएंगे, है ना। दीपक कुमार जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आपको, है ना। तो बिहार में जनसंख्या एवं नगरीकरण, तो सबसे पहले आप लोग अपना, है ना, रूम में ज़रूर एक बिहार का मैप लगाइए, इसी तरह मैप लगाइए। 2-3 जितना भी मैप हो, 5 या 10 रुपये में मिलता है ना। कृष्णा कुमार जी, तो कृष्णा जी गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। तो एक मैप ज़रूर लगाइए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बहुत ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ऐसा भी नहीं है कि बहुत तकलीफ़ वाला प्रश्न पूछेगा और कि आपसे बनेगा ही नहीं। बहुत इजी प्रश्न पूछे जाते हैं, साधारण व्यवहारिक प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैप आप लगाइएगा तो देखिएगा मैप से अभी तक बीपीएससी में कैसे कैसा प्रश्न पूछा गया, आपको बताते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि बिहार, यानी कि बिहार के पूरब में, है ना, कौन राज्य हैं। और बिहार, है ना, बिहार के पूरब वाला जो क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, प्रश्न पूछता है कि यहाँ पर वेस्ट बंगाल से कितने ज़िले बिहार के ज़िले हैं जो सीमा साझा करते हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर जिलों की भी संख्या हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे 3 जिला हो जाएगा, एक है यहाँ पर किशनगंज, और ये है पूर्णिया, और ये है कटिहार। यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा गया, आपसे भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इस किशनगंज की अगर हम लोग बात करें तो किशनगंज देखिएगा, ये किशनगंज जो है एक तरफ यह किशनगंज नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, ये नेपाल का क्षेत्र है। एक तरफ इसका सीमा जो है नेपाल के साथ साझा करता है, और दूसरी तरफ पूरब की हम लोग बात करें तो यह वेस्ट बंगाल में इसका सीमा साझा करता है, किशनगंज का। और किशनगंज के बारे में पता होगा, किशनगंज में बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है यही किशनगंज है। किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, और इतना ही नहीं, किशनगंज में चाय की खेती भी होती है, किशनगंज में चाय की भी खेती होती है ना। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, तो यहाँ पर जूट की भी खेती होती है। अगर हम लोग जूट के उत्पादन के बारे में बात करें तो सर्वाधिक जूट का उत्पादन यही पूर्णिया करता है। सर्वाधिक जूट का उत्पादन कौन है? पूर्णिया करता है। अगर हम लोग बात करते हैं जैसे बिहार में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है और सबसे कम कहाँ पर है, तो सबसे कम साक्षरता वाला जो जिला है, सबसे कम साक्षरता वाला जिला यही पूर्णिया हो जाएगा। अभी हम लोग 2011 जनगणना के अनुसार पढ़ रहे हैं नया जनगणना पेश नहीं हुआ है। बीना भारती जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आपको। पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है आप सभी लोगों का? परेशानी तो नहीं है? देखिए हमने जो कहा है ना, हम जो कहे हैं कि आप लोगों का टोटल रिवीजन 2-4 बार करवाएंगे तो करवाएंगे, चाहे जो भी हो, किसी भी हालत में हो। और एग्ज़ाम के 2 महीना पहले से ही आपका ये जो प्रक्रिया है प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। टेंशन परेशानी मत उठाइएगा अपने आप को, क्योंकि यहाँ पे हमने जो जिम्मेदारी लिया है कि सारे सब्जेक्ट को कराएंगे तो कराएंगे, है ना। बस 2-4 दिनों के अंदर वो सारा
प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो जाएगा। कल हो सकता है ना, कल हो सकता है आपको ज्योग्राफी वाले जो टीचर हैं इंडियन ज्योग्राफी कराएंगे, साइंस वाले टीचर हो सकता है परसों से, आज से मैथ स्टार्ट हो जाएगा, है ना। रीजनिंग भी है, रीजनिंग भी एक सप्ताह के अंदर से प्रारंभ हो जाएगा। तो सारा सब्जेक्ट तो आपका लगता है कि इस महीना के लास्ट या नेक्स्ट महीना के फर्स्ट या सेकंड वीक तक आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ आपका एमसीक्यू चलेगा, सिर्फ आपका रिवीजन चलेगा। रिवीजन हमारे लिए प्राथमिकता है, रिवीजन होगा तो रिवीजन से ही। अच्छा कृष्णा जी, मैथ में प्रॉब्लम है, मैथ का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। मैथ में विकास यादव सर जो हैं बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, आपको उनको बोले हुए हैं, आज से क्लास है ना ठीक ठाक है, तबीयत तो बहुत ठीक है, आज से वो क्लास कराएंगे, ठीक है। तो देखिए मैथ और रीजनिंग तो आपको पता है 30 प्रश्नों का सवाल है और बहुत ईजिली प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर 9th 10th पर आपका कमांड है, कहीं आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, है ना, भाई बंधु को पढ़ा रहे होंगे, तो आपका मैथ वहीं से कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हमने आपको कहा था, है ना, हमने ये बात कहा था कि दिन में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, 3 सब्जेक्ट जो प्रतिदिन चलना चाहिए। हम खास करके आप लोगों को बता रहे हैं 3 सब्जेक्ट जो प्रतिदिन सुबह में उठिए तो 3 सब्जेक्ट पहले रिवाइज करिए, है ना, उसको अच्छे से पढ़ाई करिए। फिर उसके बाद जो टाइम मिलता है आपके पास पूरे दिन भर का, उसमें आपको 2 सब्जेक्ट लेकर के चलना है। जैसे अभी हम लोग बिहार स्पेशल कर रहे हैं तो बिहार स्पेशल कर लीजिए, और जैसे ही हम लोगों ने इतिहास को समाप्त किया तो इतिहास पढ़िए, उसका बार बार आप प्रैक्टिस करिए, है ना। जो 3 सब्जेक्ट की हम बात कर रहे थे उसमें करंट अफेयर्स 1 घंटे का टाइम दीजिए, 1 घंटा करंट अफेयर्स पे दीजिए और 1 घंटा मैथ पर दीजिए और 1 घंटा रीजनिंग पर दीजिए। ये 3 सब्जेक्ट जो है आपका जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन तक ये चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस हम 2 दिन करें 2 दिन छोड़ दिए तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। और सबसे ज़्यादा फोकस जो करना है, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो कोशिश करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, जैसे मानते हैं कि हम मैप यहाँ पर आपको बता रहे हैं तो मैप पे आपके पास लगा होना चाहिए। मैप को ज़्यादा से ज़्यादा गंदा करिए ना, उसको सुंदर बना कर रखने से क्या फ़ायदा, जब आपके एग्ज़ाम में ही इसका फ़ायदा ना मिले। तो ज़रूरी है कि कम से कम आप इसको मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करिए, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछेगा कि जूट का उत्पादन बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, पूर्णिया में। और पूर्णिया में यानी कि पूरे बिहार के जिला की अगर बात करें, 38 जो जिला है, 38 जिला में सबसे जो न्यूनतम जो साक्षरता दर है इसी पूर्णिया का है। न्यूनतम साक्षरता दर देख रहे हैं, न्यूनतम साक्षरता दर है कितना प्रतिशत, 51.1% साक्षरता दर है। अगर पूछे कि सर्वाधिक साक्षरता दर कितना हो जाएगा, तो सर्वाधिक साक्षरता दर बिहार में किस जिले का है, तो सर्वाधिक साक्षरता दर बिहार में कहाँ पर हो जाएगा, तो ये रोहतास हो जाएगा आपका, है ना। सबसे ज़्यादा जो मतलब साक्षरता दर यहाँ पर है वो आपको रोहतास में हो जाएगा। और यहीं पे देखिए, यहीं पर रोहतास में चूना पत्थर की सबसे ज़्यादा प्राप्ति होती है। और ये जो रोहतास की जो हम लोग चट्टान या कैमूर की जो पठार हम लोग देखते हैं, ये बिंद क्रम की चट्टानें हैं, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। और यहाँ पे चूना पत्थर की प्रधानता की वजह से यहीं पे सीमेंट उद्योग का, है ना, कारखाना जो है, कंपनी जो है सबसे ज़्यादा खुला। तो यहाँ पर देखिए यही रोहतास है जहाँ पर गेहूं का उत्पादन और जहाँ पर चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यही रोहतास है। और यहाँ पर बिंद क्रम की चट्टानें मिलती है और यही रोहतास में चूना पत्थर की प्रधानता सबसे ज़्यादा है। और पूरे बिहार में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिएगा कैमूर ये क्षेत्र हो जाएगा, ये कैमूर क्षेत्र जो बिहार में सबसे ज़्यादा वन वाला क्षेत्र हो जाता है, वन वाला क्षेत्र है। प्रश्न यहीं से पूछेगा, कहाँ से पूछता है प्रश्न, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है ना, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला ये कौन हो जाएगा, तो रोहतास हो जाएगा। यहाँ पे 73.4% यहाँ पर क्या है, साक्षरता है। यहीं पर अक्सर एक सवाल पूछता है बार बार कि बिहार में भारत का कौन ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है, तो जनसंख्या घनत्व आपको सबसे ज़्यादा बिहार में ही दिखेगा। जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, बिहार में सबसे ज़्यादा है। भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है ना, बिहार का 1106। सवाल ये भी पूछेगा कि बिहार में कौन ऐसा जिला है जहाँ का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, तो ये देखिए यही है आपका शिवहर डिस्ट्रिक्ट है, छोटा सा शिवहर डिस्ट्रिक्ट।
और यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है कितना, 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, यहीं पर सबसे ज़्यादा। यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है अनिल दास जी, बहुत बढ़िया, चलिए आगे हैं अनिल दास जी। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ, शिवहर, याद रखिएगा बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। अगर हम लोग पूरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो इस हिसाब से इसका स्थान छठा आ जाएगा। लेकिन अगर भारत के राज्यों में बात करें तो भारत के राज्यों में पहला स्थान बिहार का है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर हो जाएगा। और ये शिवहर देख रहे हैं, ये शिवहर एक तरफ पूर्वी चंपारण से घिरा हुआ है, सटा हुआ है, और दूसरी तरफ पूरब में सीतामढ़ी से सटा हुआ है, और यहाँ दक्षिण में देखेंगे तो मुजफ्फरपुर के साथ इसका सीमा साझा करता है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे हमने कहा कि आप मैप देखिए, एक बार बीपीएससी में पूछा हुआ था कि पटना जो जिला है ना, अधिकतर विद्यार्थी पटना में होंगे, तो पटना जिला कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है, प्रश्न पूछा हुआ था। पटना में आप देखते हैं, घूमते हैं, और ये भी नहीं जानते हैं कि 9 जिला है जो 9 जिला के साथ यह सीमा साझा करता है। कौन सा, पटना। सवाल एक बार ये भी पूछा हुआ था कि बिहार का कौन ऐसा जिला है जो बिल्कुल नया जिला है, नया जिला बताइए। और ये भी पूछा हुआ कि नया जिला जो अरवल का निर्माण हुआ वो किस जिला से कट करके बना है, तो जहानाबाद से कट के बना हुआ है। ये सारे लोग जानते हैं, अधिकतर लोग जानते हैं, है ना। मैं मुजफ्फरपुर से हूँ, कृष्णा जी मुजफ्फरपुर से हैं, बहुत बढ़िया, है ना, यानी कि गंगा के उस पार, ठीक, यही गंगा है और यही गंगा के उस पार वाले आप क्षेत्र वाले हैं, मुजफ्फरपुर, है ना, लीची का सबसे बड़ा, है ना, और मुजफ्फरपुर से ही हम पीएचडी किए हुए हैं, है ना, बिहार यूनिवर्सिटी, बहुत बढ़िया, चलिए अच्छा लगा, है ना। तो ये मुजफ्फरपुर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ से, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व क्या है, तो ये हो जाएगा आपका शिवहर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, है ना, शिवहर है। सवाल ये पूछता है कि बताइए नेपाल से कितने जिले हैं, बिहार के कितने जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, है ना। रविराज जी हम अरवल से हैं सर, अच्छा अरवल एकदम नया जिला वाला जो जहानाबाद से कट के बना हुआ है ना। देखिए यही अरवल है, और ये प्रश्न पूछा हुआ था, यही अरवल है, और ये 38वां जिला है आपका अरवल। और ये देख रहे हैं जहानाबाद, इसी जहानाबाद से कट करके अरवल का निर्माण हुआ, और जहानाबाद अरवल दोनों का सीमा साझा करता है किसके साथ, तो पटना के साथ, है ना, पटना के साथ सीमा साझा करता है। तो प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि बताइए, ये नेपाल हो जाएगा, है ना, बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में ये झारखंड हो जाएगा, है ना, झारखंड हो जाएगा, पूरब में वेस्ट बंगाल हो जाएगा, है ना, और पश्चिम में क्या हो जाएगा, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाता है। कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, प्रश्न ये भी पूछा हुआ है कि बताइए बिहार का स्थान जनसंख्या के दृष्टिकोण से कितने नंबर पे आता है, तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से स्थान कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे हो जाएगा, है ना। पहले नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है, और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, और तीसरे नंबर पे आपका बिहार हो जाता है जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है आपसे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे, प्रश्न पूछेगा कि नेपाल के साथ, यानी कि यहाँ पे नेपाल है, तो नेपाल के साथ बिहार का कितना जिला है जो सीमा साझा करता है, बाउंड्री है यहाँ पे, तो सबसे पहले याद करिए कि 7 जिला हो जाएगा, 7 डिस्ट्रिक्ट, है ना, ये हो गया आपका 7 डिस्ट्रिक्ट है। तो 7 डिस्ट्रिक्ट आप याद रखिए ना, देख देख के याद रखिएगा, रटने की जरूरत नहीं है ना। क्या अगर हमको अमिताभ बच्चन को याद करना है तो जरूरी है लिखेंगे, है ना, शाहरुख खान को याद करना है ना, देखते देखते सब कुछ याद आ जाता है, क्या है ना। हमको भी आप देखे हुए हैं, कहीं रोड पे अगर नज़र आ जाए तो आप पहचान जाइएगा, देखते हैं। आज के ज़माना में लोग सुनने से ज़्यादा देखना पसंद करता है। देखिए स्मार्ट स्टडी किसको कहते हैं, जब हम लोग, है ना, चीज़ों को समझिए जहाँ से आपको ज़्यादा फायदा हो। ट्रेडिशनल स्टाइल में कोई भी पढ़ना नहीं चाहता, क्या अभी के समय देखिए, एक समय हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते थे, बहुत सारे विद्यार्थी बैठते थे, लोगों से कम्युनिकेशन होता था, बातचीत होता था, है ना।
धीरे 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 क्या हुआ, यह ट्रांसफ़र होते चला गया। एक दौर है, अभी जो दौर है ऑनलाइन का, है ना, यह दौर हो जाता। आप लोगों ने, है ना, संध्या कुमारी जी, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। चलिए बहुत बढ़िया, आप आ गई। तो अभी का जो दौर है, जब आप दौर में शामिल नहीं होइएगा, है ना, तो फिर आप पिछड़ जाइएगा। इसलिए दौर के साथ हमेशा रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि समाज जो है यह हमेशा प्रगतिशील चीज़ों को धारण किया है। आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं? कुछ तो वजह होगा, है ना। टीचर ही क्यों बनना चाहते हैं? बहुत सारी बातें हैं। तो टीचर अगर बनना है तो टीचर बनने के लिए कुछ प्रक्रिया होता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। टीचर बनने के लिए आप यहाँ पर देखिएगा, इस बार 4.0 में, इस बार ये कहा जा रहा है कि इस बार 4.0 में लगभग कितनी पीआरटी की बात करें, आप लोग अधिकतर पीआरटी में यहाँ पे हमसे आप जुड़े हुए हैं। पीआरटी में कहा जा रहा है कि लगभग 6 लाख अप्लाई होगा इस बार, 6 लाख अप्लाई होगा, है ना। सर संस्थान का नंबर बता दीजिए, संस्थान का नंबर, अच्छा ठीक है, संस्थान का नंबर बता देंगे। देखिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए ये वाला नंबर है, आप चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं, 84 060, है ना, 51 999, है ना, 999 पे आप संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी उठा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग बात करें, जैसे पीआरटी में आप जुड़े हुए हैं, तो पीआरटी में देखिए 6 लाख से कहीं ज़्यादा इस बार अप्लाई होगा। और बीपीसी इसी को मद्देनज़र रखते हुए क्या कहा कि इस बार जो हमारा प्रश्न होगा, है ना, और ये नहीं बोलिएगा जाकर के एग्ज़ाम में कि हमको बताया ही नहीं गया था कि प्रश्न इतना कठिन हो जाएगा। प्रश्न कठिन कुछ होने जाने को है नहीं, थोड़ा सा चीज़ों को समझ के पढ़ेंगे तो प्रश्न बनेगा, जो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, है ना। मैप लगा देने से मैप की तैयारी नहीं हो जाएगा, उसका स्टडी करना पड़ेगा। और स्टडी करने के लिए मैप को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके गंदा करिए। तो 4.0 में ऑलरेडी पहले से कहा गया है आयोग के द्वारा, है ना, कि इस बार का जो प्रश्न होगा वो थोड़ा कठिन होगा 3.0 की अपेक्षा। तो उसी लेवल से हमें भी अपनी तैयारी करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये 7 जो जिला है उसको याद रखना पड़ेगा, देखते देखते याद हो जाएगा। अच्छा ये क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा पश्चिमी चंपारण। ये पश्चिमी चंपारण है। जब हम पश्चिमी चंपारण के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें हम लोग देखेंगे। जैसे आप पश्चिमी चंपारण को आप रंगिएगा, पेंटिंग करिएगा, इसको गंदा करिएगा, तो आपको लगेगा अच्छा इसका सीमा साझा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक नेपाल से भी करता है ना, नेपाल से भी करता है। और इधर जब हम लोग पश्चिम जाते हैं तो ये उत्तर प्रदेश के साथ भी इसका सीमा साझा करता है। फिर आपको दिखाई देगा अच्छा इस जितने भी इसमें नक्शा हम लोग देख रहे हैं, मैप में देख रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा एरिया जो है, यानी कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जो जिला है वह कौन हो जाएगा, तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। और हम ये भी देख रहे हैं कि सर्वाधिक अनुसूचित, है ना, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला, अनुसूचित जाति वाला नहीं, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन हो जाएगा, तो ये पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। और इसी पश्चिमी चंपारण में ये भी देखेंगे अच्छा यहीं पर एक सोमेश्वर की श्रेणी है, यहीं पर क्या है, तो यहीं पर एक सोमेश्वर की श्रेणी है। अच्छा ये सोमेश्वर का श्रेणी किसका भाग है, तो ये सोमेश्वर का श्रेणी जो है यह शिवालिक का भाग हो जाएगा। अच्छा ये शिवालिक का जो भाग है बिल्कुल एकदम नवीन श्रेणी हो जाएगा, यह बस हो गया, यहीं से प्रश्न पूछेगा, एकदम नवीन श्रेणी है ना। बीना भारती जी, हेलो सर, बोलिए, है ना। तो ये हो जाएगा। अगर हमको और भी थोड़ा सा डिटेल्स जाना है तो एक मैप लीजिए और उसमें चीज़ों को इंडिकेट करिए। जैसे में क्या हो गया, हमने ये देखा अच्छा पश्चिमी चंपारण के, है ना, यहीं पर एक है नेशनल पार्क, है ना, नेशनल पार्क है। और नेशनल पार्क एकमात्र जगह है वह है बेतिया, यानी कि आप लोग बेतिया से भी हैं क्या, राहुल कुमार जी हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर कहता है कि एकमात्र नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो पश्चिमी चंपारण में, यही है पश्चिमी चंपारण। देखिए चंपारण के नाम से जैसे महात्मा गांधी चंपारण आए हुए थे, तो यह पश्चिमी चंपारण में नहीं, ये हो जाता है ये पूर्वी चंपारण, ये पूर्वी चंपारण में थे। और इसी पूर्वी चंपारण के रहने वाले राजकुमार शुक्ल थे, है ना, इसी पूर्वी चंपारण के रहने वाले राजकुमार शुक्ल थे। प्रश्न ये भी पूछ सकता है आपसे, है ना। और यहीं पर देखिएगा, यहाँ पर थोड़े से मात्रा में सोने का भी भंडार मिला है।
सोने का थोड़े से मात्रा में यहाँ पर भंडार भी मिला है यहीं पर। और सबसे ज़्यादा सोने का जो भंडार होने का जो प्रमाण है, राहुल कुमार जी हैं, मैं भी बेतिया से हूँ, बहुत बढ़िया, है ना। तो जो यहाँ पे आज जमुई जो देख रहे हैं, यहाँ पे जमुई का क्षेत्र देख रहे हैं, यहीं पर कहा जा रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा सोने का भंडार होने का प्रमाण मिला है, बिहार जिला है। और बिहार जिला कौन सा? तो जमुई। और यही जमुई जिला में 2 पक्षी अभ्यारण्य है, नागी और नकटी, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। और इसी नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को आपको रामसर साइट मिला है। रामसर साइट कौन सा? दूसरा और तीसरा, है ना। और कांवर लेक जो बेगूसराय में है, उसको बिहार का पहला रामसर साइट घोषित किया गया, है ना। तो उसके बाद ये पूछेगा कि ठीक है, पश्चिमी चंपारण ये हो जाएगा। और पश्चिमी चंपारण में ये भी बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियों की संख्या है। एक बार प्रश्न पूछा हुआ था कि भारत में कौन ऐसा राज्य है जहाँ पर अनुसूचित, है ना, जातियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। प्रश्न ये भी पूछा हुआ था कि भारत में कौन ऐसा राज्य है जहाँ पर अनुसूचित जनजातियों का जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। फिर प्रश्न वही पूछा हुआ था उसी में कि भारत में कौन ऐसा राज्य है जहाँ पर अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। फिर प्रश्न पूछा हुआ था कि भारत में कौन ऐसा राज्य है जहाँ पर अनुसूचित जनजाति प्रतिशत सबसे ज़्यादा है ना। बिहार के संदर्भ में ऐसे ही प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे भारत की अगर बात करें हम लोग, है ना, चर्चा जब चला है तो करते रहना चाहिए, प्रश्न हो सकता है पूछ दे। तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, है ना, अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जो राज्य है उत्तर प्रदेश हो जाएगा सबसे ज़्यादा। भारत में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। अगर प्रतिशत पूछ देगा, अनुसूचित जाति प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो ये पंजाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर पूछता है आपसे, है ना, कि भारत में कौन ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति निवास करते हैं, अनुसूचित जनजाति निवास करते हैं मध्य प्रदेश में। अगर अनुसूचित जनजाति प्रतिशत पूछ दे तो मिजोरम हो जाएगा, है ना, मिजोरम हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं। अगर पूछेगा आपसे कि बिहार में कौन ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की संख्या है, तो ये सबसे बड़ा ये हो जाएगा, है ना। और ये प्रश्न पूछा गया है, यही है गया। गया सर्वाधिक अनुसूचित जाति कितना, लगभग 30.39% है यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति प्रतिशत भी यहीं पर है ना, यहीं पर हो जाता है। उसके बाद देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण में। और कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है, तो गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो यही पश्चिमी चंपारण है, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन, है ना। और मात्र एक सोमेश्वर श्रेणी है जो मात्र सिर्फ कहाँ पर है, तो यही पश्चिमी चंपारण है, मात्र एक सोमेश्वर श्रेणी यहीं पर है ना। और यहीं पर सोमेश्वर श्रेणी में 3 दर्रा आपको दिखेगा जो बिहार में और नेपाल से आने का जो मार्ग है सुगम करता है यहीं पर, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 7 जिला की जो बात कर रहे थे, 7 जिला की जो हम लोग बात कर रहे हैं, उस 7 जिला में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा ये पश्चिमी चंपारण और दूसरा हो जाएगा पूर्वी चंपारण। इस तरह याद करिएगा। कभी कभी क्रम भी पूछता है, पश्चिम से पूरब की ओर बताइए, पूरब से पश्चिम की ओर बताइए, तो ये हो जाएगा, है ना, ये पश्चिम से पूरब की ओर हो जाएगा और ये पूरब से पश्चिम की ओर हो जाएगा। क्रम में भी याद रखिए, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण, ये हो जाएगा पूर्वी चंपारण और ये हो जाएगा सीतामढ़ी, यह सीतामढ़ी है। और ये हो जाएगा मधुबनी, है ना। सीतामढ़ी में सीता जी की सबसे बड़ी मंदिर बनने वाली है, यहीं पर सीतामढ़ी में सबसे बड़ी मंदिर। और ये मधुबनी, मधुबनी या डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हैं, यही मधुबनी में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन होता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं सुपौल, सुपौल के बाद देखिए ये अररिया हो जाएगा और अररिया के बाद ये हमारा, है ना, किशनगंज का डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि 7 जिला है, 1 2 3 4 5 6 7 जिला। किशनगंज को देखिए तो किशनगंज यहाँ, है ना, वेस्ट बंगाल, है ना, और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिमी चंपारण देखिए तो यहाँ पर नेपाल हो जाएगा और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। बस हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद आइए
सवाल ये भी आपसे पूछेगा, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश के साथ, सर आप बोल रहे थे कि 10 तारीख से सब विषय का SCERT का PDF देंगे, कब देंगे? अभी तो बोले हुए उनको, ये हो सकता है करवाते हैं आपको, ठीक ना, करवा देते हैं आपको। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे गोपालगंज है ना, ये है गोपालगंज, जहाँ पर सबसे ज़्यादा महिलाओं की जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा, यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन हो जाएगा? तो गोपालगंज हो जाएगा। यानी कि बिहार में लिंगानुपात दर कितना है? तो 918 हो जाएगा। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है उसी को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। यानी कि 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितना है? 21 ज़्यादा है, 1021 हो जाएगा। कहाँ पे? गोपालगंज में। और गोपालगंज के बाद सिवान और सारण लिंगानुपात के मामले में सर्वश्रेष्ठ स्थानीय हासिल किया है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, कभी कभी प्रश्न पूछेगा उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में बताइए। फिर प्रश्न ये भी पूछता है कि अच्छा ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में बताइए। तो इस तरह से अगर मैप में आप बार बार देखते हैं तो हमेशा याद रहेगा, है ना, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा गोपालगंज, और गोपालगंज के बाद ये क्षेत्र हो जाएगा आपका सिवान का, और सिवान के बाद क्या है? ये है आपका सारण, और सारण के बाद ये भोजपुर हो जाएगा, और भोजपुर के बाद ये है बक्सर, है ना, और बक्सर के बाद ये कैमूर है, और कैमूर के बाद ये है रोहतास। यानी कि अगर डिस्ट्रिक्ट की संख्या हम लोग काउंट करेंगे तो 8 जिला है ना, 8 डिस्ट्रिक्ट है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है ना। और यहाँ पर देखिए सर्वाधिक जनसंख्या हम शहरीकरण कहाँ पे है? तो सर्वाधिक शहरीकरण जो है और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वह पटना हो जाएगा, पटना। और पटना के बाद सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वह हो जाएगा यहाँ पूर्वी चंपारण में, पूर्वी चंपारण। सर्वाधिक जनसंख्या पटना के बाद पूर्वी चंपारण, और पूर्वी चंपारण के बाद ये मुजफ्फरपुर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर के बाद, है ना, मुजफ्फरपुर के बाद ये मधुबनी है, और मधुबनी के बाद ये गया हो जाएगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करता है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करता है। पटना नंबर 1 पे, दूसरा स्थान पूर्वी चंपारण का है, तीसरा स्थान मुजफ्फरपुर का है, उसके बाद मधुबनी और उसके बाद गया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करता है ना, ठीक है, ये पटना। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे, है ना, कहता है यहाँ पे कि न्यूनतम जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या हम लोगों ने देखा पटना गया, और सबसे कम जनसंख्या, सबसे न्यूनतम जनसंख्या कहाँ का है? तो ये शेखपुरा, शेखपुरा भी देख रहे हैं, एकदम छोटा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, शेखपुरा एकदम छोटा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, है ना। और लिंगानुपात हम लोगों ने देखा कि लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ का है? तो ये लिंगानुपात सबसे ज़्यादा गोपालगंज का है, 1021, है ना, 1021। तो यहाँ पे न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है? तो न्यूनतम लिंगानुपात यहाँ पे मुंगेर का है, जहाँ पर बंदूक का कारखाना है ना। लिंगानुपात सबसे कम 876, इतना याद रखिएगा, थोड़ा आंकड़ा भी याद रखना जरूरी है। चलिए हम लोग आंकड़ों पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं बिहार में जनसंख्या नगरीकरण को लेकर के। तो सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर हम लोग देख लें, सर्वाधिक जनसंख्या अगर पूछिए तो सर्वाधिक जनसंख्या कम से कम 2 या 3 जो डिस्ट्रिक्ट है, 3 डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, ज़्यादा फायदा होगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाएगा? नंबर 1 पे पटना, है ना, और दूसरा हो जाएगा पूर्वी चंपारण, और तीसरा हो जाएगा कौन सा? मुजफ्फरपुर हो जाता है, मुजफ्फरपुर, ठीक है। पूछेगा कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला इसी तरह से मैप में इंडिकेट करिए, मैप में इंडिकेट करिएगा। सर यूट्यूब पर डेली करवाइए, ओके ओके संध्या कुमारी जी, बहुत बढ़िया, यूट्यूब पे भी डेली होगा, है ना, डेली हो ही रहा है। कभी कभी थोड़ा सा लाइट वाइट का ये सब चीज़ का हो जाता है, पटना है ना, कभी कभी आधे घंटे के लिए कट गया तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब ऐसा सिचुएशन नहीं है, तुरंत ही कुछ अलग जुगाड़ किया जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होने देंगे अब इसके बाद, है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये आंकड़ा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाएगा? पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, याद करिए। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है ना पटना, अभी हम लोग पटना में हैं,
उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर। इस तरीके से इंडिकेट करके अगर पढ़िएगा, प्रैक्टिस करके पढ़िएगा तो आपसे बनेगा ही बनेगा। उसके बाद पूछता है कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा, शिवहर और अरवल। शेखपुरा, शिवहर और अरवल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन है। बिहार का कौन ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। अभी देखिए पहले पटना था, अभी नंबर 1 पे किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि आपसे जो कमज़ोर विद्यार्थी होगा टॉप भी कर सकता है ना। अगर हो सकता है कि उसकी टेक्निक पढ़ाई का जो स्टाइल है, अगर वो प्रैक्टिस करके पढ़ रहा है, जो हमने आपको बताया था, अगर वो तरीका अपनाया हुआ है तो आपसे भी बेहतर नंबर ला सकता है, कोई भी ला सकता है। चीज़ें बदलने के लिए हार्डवर्क का होना, सेल्फ स्टडी का होना ज़्यादा ज़रूरी है ना। करंट अफेयर कब होगा सर जी? करंट अफेयर हो जाएगा, रवि जी हैं, अच्छा रवि राज जी हैं, करंट अफेयर भी होगा, है ना। थोड़ा इस सबको मेजर जो सब्जेक्ट है उसको समाप्त करिए, सब एक सप्ताह के अंदर में सब स्टार्ट हो जाएगा। बाकी तो बहुत सारे कितना सब्जेक्ट अभी आप करिएगा। अभी आप मैथ भी पढ़ ही रहे हैं, आप पॉलिटी भी पढ़ ही रहे हैं, अभी इतिहास ख़त्म कर लिए, अभी बिहार स्पेशल ज्योग्राफी कर ही रहे हैं, साइंस तुरंत स्टार्ट होने वाला है, तुरंत आपको रीजनिंग भी स्टार्ट होने वाला है ना। क्या बढ़िया तरीके से करिए, क्या ठीक है, सब हो जाएगा। कहाँ थे हम लोग? सर्वाधिक साक्षरता। तो ये सर्वाधिक साक्षरता जो दर है, सबसे ज़्यादा साक्षरता अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए रोहतास जिला में है। रोहतास जिला में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। रोहतास के बाद पटना और पटना के बाद भोजपुर का स्थान आता है। इसी तरीके से मैप में भी इंडिकेट करिए, मैप में जाइए और इंडिकेट करिए और लिखिए ऐसे सर्वाधिक साक्षरता कहाँ? रोहतास में, रोहतास के बाद कहाँ? पटना में, और पटना के बाद कहाँ? तो भोजपुर में। इस तरह से याद करिए। न्यूनतम साक्षरता, कई बार यह प्रश्न पूछा हुआ है, कई बार यह प्रश्न जो है पूछा हुआ है। तो न्यूनतम साक्षरता कहाँ पे? तो ये पूर्णिया हो जाएगा। पूर्णिया के बाद सीतामढ़ी और सीतामढ़ी के बाद कटिहार है। कई बार सवाल ये भी पूछा गया है कि बिहार का कौन ऐसा जिला है जहाँ पर महिलाओं की न्यूनतम साक्षरता दर है, महिलाओं की। तो कई बार गलती कर दिए हैं लोग ये पूर्णिया लगा करके, बल्कि होगा सहरसा। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला सहरसा हो जाएगा, है ना, सहरसा। उसके बाद देखिए सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला होगा समस्तीपुर। और समस्तीपुर के बाद क्या है? यहाँ पे मधुबनी, और मधुबनी के बाद कैमूर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, है ना। यानी कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत जो है वह समस्तीपुर में है, और समस्तीपुर के बाद मधुबनी, और मधुबनी के बाद कैमूर हो जाएगा। फिर प्रश्न कहता है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन है? न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला। और शहरीकरण जहाँ पे सबसे ज़्यादा है वहाँ पे ग्रामीण सबसे कम होगा। तो शहरीकरण सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो पटना में है। तो पटना में ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि न्यूनतम, है ना, यहाँ पे न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे है? तो ये पटना हो जाता है। पटना के बाद मुंगेर, और मुंगेर के बाद भागलपुर का स्थान आता है ना। उसके बाद सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन है? जहाँ पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति निवास करते हैं। तो सर्वाधिक अनुसूचित वाला जो जिला है गया हो जाएगा। और गया जो है ना, गया जो क्षेत्र है वह रिजर्वेशन सीट है लोकसभा के लिए, क्योंकि बिहार में लोकसभा सीटों की जो संख्या है रिजर्वेशन के लिए 6 सीटें हैं, और लोकसभा सीटों की संख्या बिहार में कितना है? तो 40 हो जाता है। उसमें एक जिला ये भी है गया जो रिजर्व सीट है लोकसभा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन हो जाएगा? गया। और गया के बाद नवादा, और नवादा के बाद कौन सा जिला है? औरंगाबाद, है ना। अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे ज़्यादा गया, उसके बाद नवादा, उसके बाद क्या है? औरंगाबाद हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या है? औरंगाबाद आ जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन हो जाएगा? न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन हो जाएगा? तो न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला देखिए किशनगंज हो जाएगा। किशनगंज में सबसे कम अनुसूचित जाति की संख्या निवास करती है। और किशनगंज के बाद दूसरा स्थान आ जाएगा कटिहार का, और कटिहार के बाद तीसरा स्थान हो जाएगा भागलपुर का। भागलपुर का
कम से कम 3-3 डिस्ट्रिक्ट भी याद रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा। न्यूनतम अनुसूचित जाति की संख्या कहाँ पर? किशनगंज में, उसके बाद कटिहार में, उसके बाद भागलपुर हो जाएगा। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन हो जाएगा? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? गोपालगंज के बाद सिवान और सिवान के बाद सारण। 1021 हम लोगों ने देखा था। 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितना है ना, ये निर्धारित करता है लिंगानुपात। और यहाँ पर गोपालगंज में 1000 पुरुषों पर 21 महिलाएं ज़्यादा हैं, यानी कि 1021 हो जाएगा यहाँ पे लिंगानुपात, है ना। डाटा भी कभी कभी सवाल जो है ये भी पूछता है। तो यहाँ पर देखिएगा सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है? तो गोपालगंज में, कई बार प्रश्न पूछा है। गोपालगंज के बाद सिवान और सिवान के बाद सारण। उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम एकदम कम, न्यूनतम है ना, न्यूनतम एकदम कम लिंगानुपात कहाँ पे है? तो न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर में है और बहुत ही VVI है, प्रश्न पूछा गया है ना। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? मुंगेर हो जाएगा, मुंगेर। और मुंगेर के बाद दूसरा स्थान भागलपुर का, और भागलपुर के बाद दूसरा नेक्स्ट स्थान जो है ये है खगड़िया, यानी कि मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया में न्यूनतम लिंगानुपात है, न्यूनतम लिंगानुपात। उसके बाद सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या यहाँ पर देखेंगे, है ना। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या कहाँ पे हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में। और पश्चिमी चंपारण के बाद कटिहार, और कटिहार के बाद किसका स्थान आता है? जमुई का, है ना। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का संख्या आपको कहाँ पे मिलेगा? तो ये पश्चिमी चंपारण में, और पश्चिमी चंपारण के बाद कटिहार, और कटिहार के बाद जमुई। उसके बाद न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक तो हम लोगों ने देखा, लेकिन न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की संख्या खगड़िया है। खगड़िया, समस्तीपुर और औरंगाबाद। खगड़िया, समस्तीपुर, औरंगाबाद में सबसे कम अनुसूचित जनजातियों की संख्या है। उसके बाद देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, जो बार बार प्रश्न पूछता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत VVI है ना। यहाँ पर प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, बहुत ही VVI है। पूछता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन हो जाएगा? बिहार का, है ना। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो जाएगा शिवहर, हो जाएगा शिवहर। और शिवहर के बाद दूसरा स्थान है पटना का, और पटना के बाद नेक्स्ट जो स्थान है, तीसरा स्थान हो जाएगा दरभंगा का। यानी कि यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है देखने को मिलता है शिवहर, पटना और दरभंगा में। तो जनसंख्या घनत्व को लेकर के बार बार प्रश्न पूछा जाता है। जैसे बिहार की अगर हम लोग बात करें तो 1106 जनसंख्या घनत्व हो जाता है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व अगर देखने को मिले तो यह शिवहर ही है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर में, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपको कैमूर में हो जाएगा, है ना, कैमूर हो जाएगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर, पटना और दरभंगा। अभी याद करिए, क्यों दोबारा याद करना, है ना। अभी 1-2 बार रिपीट हम कर रहे हैं तो आपको याद हो जाना चाहिए। ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो देखेंगे तो कैमूर हो जाएगा, जमुई और बांका हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में क्या है? कैमूर, जमुई और बांका, है ना। इतना याद रहेगा तो चलेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कुल जनसंख्या, है ना। बिहार भी दिया हुआ है और भारत भी दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बिहार और तुलनात्मक रूप से भारत भी करते जाएंगे। कभी कभी हो सकता है ऐसे प्रश्न पूछे तो आपसे गड़बड़ ना हो, दिक्कत ना हो जाए, है ना। तो देखिए बिहार की जनसंख्या, कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। 2011 जनगणना की हम लोग बात कर रहे हैं, 2011 जनगणना की हम लोग बात कर रहे हैं। नए जनगणना दे देगा, पेश कर देगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसको भी याद करिए, उसको भी रटिए, उसको भी समझिए, है ना। अभी तो पुराना है तो अभी चल रहा है, और यहीं से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। रिपीट में भी प्रश्न आपको मिलते रहेंगे, है ना। कुल जनसंख्या कितना है बिहार का? बिहार का कुल जनसंख्या कितना है? 10,99,00,000, है ना, 10,40,99,452 जनसंख्या यहाँ पे हो जाता है 2011 जनगणना के अनुसार। जैसे पुरुष जनसंख्या प्रतिशत की बात करेंगे हम लोग
तो पुरुष जनसंख्या प्रतिशत कितना हो जाएगा, 52.14% हो जाएगा। लेकिन अभी भी उसकी अपेक्षा महिलाओं की जनसंख्या कम है, यानी कि 47.86% हो जाएगा यहाँ पर, है ना, अभी भी कम है क्या। उसके बाद देखिए भारत की जो जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या हो जाएगा 121 करोड़, इतना भी याद रखिएगा तो समझ में आ जाएगा। 121 करोड़ जनसंख्या। अभी 2015-16 का जो आंकड़ा आया था उसी समय हमारी जो जनसंख्या है चाइना की जनसंख्या से ऊपर हो गया, अभी नंबर 1 स्थान पे है। 2011 जनगणना की बात करेंगे तो नंबर 1 स्थान चीन का है, लेकिन अभी नया डाटा की अगर बात करेंगे तो अभी हमारे भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश जो है वह भारत हो गया है ना। और कुल यानी कि पुरुष जनसंख्या की बात करें तो पुरुष जनसंख्या देखिए 51.54%, और यहाँ भी राष्ट्रीय लेवल पे भी महिलाओं की जनसंख्या कम है, यानी कि बहुत ऐसे पुरुषों को महिलाएं जो है शादी वादी के लिए नहीं मिल पाती हैं, नहीं मिल पाती हैं, है ना। यानी कि जितने भी पुरुष लोग हैं उसमें कई हजार पुरुष हैं जिनकी शादी कभी होती ही नहीं है। क्या, क्योंकि मिलता ही नहीं है। यहाँ पे लिंगानुपात देख रहे हैं कितना ज़्यादा मुश्किल होते जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा, महिला जनसंख्या की बात किया जाए तो 48.46% हो जाएगा, और पुरुष जनसंख्या प्रतिशत में भारत को लेकर के 51.54% है। बिहार में देखेंगे यानी कि पुरुषों की जनसंख्या 52.14% है और महिला जनसंख्या 47.86% है। इम्पॉर्टेंट क्या है, तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिहार की कुल साक्षरता कितना, 61.8%, है ना। बिहार की जो साक्षरता है कितना हो जाएगा, 61.8%, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत की साक्षरता दर कितना है, 74.4%। यानी कि भारत की साक्षरता की अपेक्षा अगर देखेंगे तो अभी भी हमारे बिहार का साक्षरता दर कितना है, बहुत ही नीचे है ना, बहुत ही नीचे है साक्षरता दर। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुल ग्रामीण जनसंख्या कितना है, कुल ग्रामीण जनसंख्या, कुल ग्रामीण जनसंख्या हो जाएगा 88.7%, है ना, 88.7% है ग्रामीण, ठीक है। और शहरी देखिए, शहरी कितना है, 11.3% है। ये बिहार की हम लोग बात करें, बिहार की, बिहार में ग्रामीण जनसंख्या अगर प्रतिशत पूछे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 88.7%, और शहरी जनसंख्या प्रतिशत है 11.3%। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ। उसके बाद अगर हम लोग भारत की बात करेंगे तो भारत की कुल ग्रामीण जनसंख्या 68.8% हो जाएगा, 68.8% है। और कुल शहरी जनसंख्या 31.2%, 31.2% हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ये दोनों फैक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है। यानी कि कुल ग्रामीण जनसंख्या कितना प्रतिशत बिहार में, इससे पता चलता है कि हमारे भारत में ग्रामीण जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा शहरों में निवास नहीं करती, ग्रामों में निवास करती है, गाँव में बसती है ना। महात्मा गांधी बोलते थे भारत कहाँ बसता है, गाँव में बसता है ना, गाँव में बसता है, क्योंकि गाँव में समरसता, बहुत सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। आज भी शहरों की तरह भेदभाव, शहरों की तरह बहुत ऐसा चीज़ है जो वहाँ पे नहीं दिखता। गांव में प्रेम मोहब्बत, है ना, बहुत सारा चीज़ें हैं, समरसता, एकता, बहुत सारा चीज़ें दिखता है। अगर कोई घर में कोई बीमार पड़ जाए तो गांव के लोग 10 आदमी आकर देखता है। शहरों में अगर कोई मर जाए तो बहुत दिन के बाद पता चलेगा कि अच्छा किसी का डेथ हुआ है, पता ही नहीं चल पाता। हम लोग दिल्ली में रहते थे तो पता ही नहीं चलता था, बहुत सारा चीज़ें था जो देखने को, महानगरों में ये हाल होता है। लेकिन गांव में जो समरसता, जो प्रेम, जो रियल जो पर्व अगर त्यौहार हो, अगर आप लोग पटना में होंगे तो देखिएगा होली का समय आ रहा है ना। अगर दोस्तों के बीच में है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं है, फिर भी बहुत याद आता है गांव घर, है ना। वहाँ पे दिखता है कि होली का मज़ा, होली का रंग जो चढ़ता है वहाँ पे ज़्यादा दिखता है, शहरों में ऐसा नहीं दिखाई देता, है ना। तो चलिए सबसे ज़्यादा आबादी जो है वह आबादी हो जाएगा गांव में 88.7% बिहार में है। तो शहरी जनसंख्या कितना है, 11.3% हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे भारत में ग्रामीण आबादी 68.8% है और शहरी आबादी 31.2% हो जाएगा। कुल महिला साक्षरता कितना है, कुल महिला साक्षरता बिहार में, तो कुल महिला साक्षरता बिहार में 51.5% हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है,
51.5%, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 71.2% हो जाएगा, 71.2% है। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए भारत में महिला साक्षरता दर हो जाएगा 65.42%, 65.42% हो जाएगा। जिया सिंह अभी आई हैं जी, आप अभी आई हैं, चलिए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत में पूछेगा कि पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 82.14% हो जाता है। कितना, तो 82.14% है। इतना अंतर है, इतना फर्क है। अब यही सोचिए, जब भारत में 1919 का जब अधिनियम आया था, है ना, नहीं कभी से हूँ सर, मैसेज नहीं कर रही थी, अच्छा कोई बात नहीं है। तो देखिए 1919 का जब अधिनियम आया था, तो इसी 1919 अधिनियम के तहत ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। सबसे कीमती चीज़ था वोट देने का अधिकार। अगर किसी को मिल गया तो समझिए कि उसके पास सबसे ज़्यादा पावर आ गया, सबसे ज़्यादा वो व्यक्ति पावरफुल आदमी है। और भारत में तो महिलाओं के हक अधिकार की बात अंबेडकर के सिवा कोई कर ही नहीं रहा था, भारत में खास करके। अंबेडकर को लगता था कि नहीं, जब तक महिलाओं को साथ लेके नहीं चलेंगे, जब तक महिलाओं की प्रगति नहीं होगी, देश की तरक्की, समाज की तरक्की और इस विश्व की तरक्की नहीं हो सकती। इतनी बड़ी कॉन्सेप्ट थी। और आपको पता होगा कि जब 1919 का अधिनियम जब आया, तो 1919 के अधिनियम के तहत महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला। अगर महिलाओं को उसी समय से पढ़ने लिखने का, बाकी सब चीज़ों में अगर अधिकार दिया गया होता, तो यकीन मानिए पुरुषों की तुलना में उनकी स्थिति, उनकी दावेदारी सबसे बेहतर होती, है ना। लेकिन अभी भी है ना, कम नहीं है, अभी भी तेज़ी से रफ्तार होते जा रहा है, बहुत तेज़ी से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग सिविल सर्विस की बात करें, चाहे हमारे यहाँ पीटी में जो बीपीएससी के पीटी का रिजल्ट हुआ है, उसमें हमारे यहाँ से जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा फाइट हुई हैं, जो लड़कियां हैं ज़्यादा फाइट हुई हैं, है ना, पुरुषों की अपेक्षा, हमको जहाँ तक लगता है ना। क्योंकि अगर उनको एक बार डायरेक्शन दे दिया जाए और एक बार उन्होंने ठान लिया, देखिए कितना मुश्किल के साथ वो काम करती हैं। पुरुष ज़्यादा टेंशन झेल नहीं सकता, लेकिन महिलाएं घर में अगर रहेंगी तो घर में सारा परेशानियों को देखते हुए 4 घंटा, 8 घंटा, 6 घंटा बैठकर पढ़ लेती हैं। और पढ़ने के बाद उनका सब्जेक्ट भी कंप्लीट होता है, और सब्जेक्ट कंप्लीट करने के साथ साथ एग्ज़ाम देने के पहले पूरे झमेला में उनकी लाइफ होता है, फिर भी जाके एग्ज़ाम को फाइट करती है। ये संघर्ष है, इतना संघर्ष कोई पुरुष कर ही नहीं सकता, है ना। इसलिए आज महिला हर कुछ में आगे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। ज़मीन से आसमान में सफ़र करने का एक ही उद्देश्य था, है ना। अगर सारे राष्ट्रीय नेता अगर उनके लिए काम किए होते तो कितना मतलब ये बढ़ गया होता। सिर्फ अंबेडकर ही काम करते रह गए, है ना। अंबेडकर तो उन महिलाओं के लिए मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया, है ना, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में महिलाओं की बात ही नहीं किया जा रहा था। और उनको लगा कि नहीं, जब तक हम इनके अधिकार के लिए और जब तक इनको अधिकार और जिस तरह से समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जो है, यानी कि कदम से कदम मिला करके ये चलेंगे नहीं, तब तक हमारा देश क्या होगा, तरक्की कर ही नहीं सकता। विश्व गुरु का कॉन्सेप्ट जो है, विश्व गुरु का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी वहीं से तैयार किया गया था, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो कुल साक्षरता हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे हम लोग देखें कुल ग्रामीण साक्षरता कितना प्रतिशत है बिहार का। कुल ग्रामीण साक्षरता बिहार का यहाँ पर देखिएगा तो ये हो जाएगा 59.8%। बिहार में 59.8% हो जाएगा। और कुल शहरी साक्षरता की अगर हम बात करें बिहार में तो 76.9% हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ देखते हैं, हम लोग जो दिल्ली रहे 7-8 साल हम लोग दिल्ली रहे, मुखर्जी नगर में, दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह, तो देखिएगा दिल्ली वाले ज़्यादातर नहीं पढ़ पाते हैं। वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जैसे पटना वाले देखते होंगे ना, पटना वाले लोग क्या करते हैं, ठेला में सब्जी बेचेंगे, फलाना करेंगे, वो करेंगे, रूम रेंट खूब चलाएंगे, इतनी ही क्षमता हो सकती है। यहाँ पे देखते हैं कि एजुकेशन रेशियो ज़्यादा है, नहीं ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा एजुकेशन रेशियो किसका है, रोहतास जिला का। सोचिए रोहतास जिला, है ना, रोहतास जिला में सबसे ज़्यादा एजुकेशन रेशियो है। और रोहतास जिला में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी होता है किसका, गेहूं का, धान का, है ना। गेहूं का भी होता है, धान का भी होता है ना, दाल का भी होता है, बहुत सारा चीज़ है जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब ये हो रहा है। एक समय था
2001 है ना जनगणना की अगर हम लोग बात करेंगे, उस समय देखिएगा सबसे ज़्यादा एक क्षेत्र था पटना, तो पटना काफ़ी डेवलप हुआ करता था। जैसे आप देखते होंगे पटना से कोई विद्यार्थी है जो बीपीएससी में नंबर 1 टॉपर्स हुआ हो, बहुत कम, कहीं ना कहीं उसका संदर्भ किसी गांव से रहता है ना। आप देखते होंगे यूपीएससी में टॉपर्स रहे तो कटिहार के रहे हैं क्या, तो इस तरह से बहुत सारा चीज़ देखने को मिलता है। तो जो लोग लोकल जैसे पटना में आने वाले जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं पटना से, यानी कि 3800 जिला 3700 जिला के जो लोग हैं आकर के यहाँ पे तैयारी करते हैं। पटना के विद्यार्थी उतना सीरियस नहीं है जितना वो बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कुल शहरी साक्षरता कितना बिहार का, तो 76.9% है। जब भारत के बारे में पूछा कि कुल ग्रामीण साक्षरता भारत में कितना है, तो 67.3% हो जाएगा, है ना, इतना हो जाता है। मुझे भी टॉप करना है सर जी, जिया सिंह टॉप करिएगा। टॉप करने के लिए ज़्यादा देर पढ़ना नहीं होता है, लेकिन पढ़ना कितना देर होता है ना, ये चीज़ें समझिए। अगर हम 6 से 8 घंटा अगर डेली पढ़ते हैं, है ना, लेकिन 6 से 8 घंटा डेली जो हम पढ़ रहे हैं, 6 से 8 घंटा, क्या हम सेल्फ स्टडी अच्छे तरीके से कर रहे हैं? सेल्फ स्टडी जो बार बार हम बताते हैं, कोई भी कंपटीशन के बारे में फाइट किया जा सकता है अगर आपके पास तरीका हो तो, है ना। पढ़ने के लिए ये नहीं कि हम किताबों को सिर्फ पढ़ रहे हैं, किताब को रख के देखिए, लेट जाइए और किताब को देखते देखते, है ना, 2 चीज़ होता है, या तो नींद आ जाएगा, सीरियस नहीं होते हैं, एकाग्र नहीं हो पाते हैं, नहीं तो दिमाग में बहुत सारा ख्याल चलने लगता है। सही तरीका क्या है पढ़ने का, कैसे हम टॉप करेंगे, कैसे हमारा बीपीएससी टीचर में एक सीट रिजर्व हो जाएगा, तो बार बार हम ये बोलते हैं आप प्रैक्टिस करिए। जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, जैसे ये इन्फॉर्मेशन जो हमने आपको बताया, क्या इस इन्फॉर्मेशन पे लिख लिख के काम होगा? अगर मानते हैं कि हमें किसी से पूछना हो तो क्या हम पूछ सकते हैं कि बिहार का दशकीय वृद्धि दर कितना है, भारत का दशकीय वृद्धि दर कितना है? क्या सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर कौन से जिला में हुआ है, कौन से राज्य में हुआ है? तो ये पूछिए एक दूसरे को, तो सबसे अच्छा तैयारी माना जाता है ना। सर मैं दादाजी से बात कर रही हूँ। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिंगानुपात की हम लोग बात करें, जैसे हम लोग शहरी कुल ग्रामीण साक्षरता जो दर है ग्रामीण भारत में देखेंगे तो 67.3% हुआ, और शहरी साक्षरता दर 84.1% हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे लिंगानुपात कितना है। लिंगानुपात से तो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया बिहार में, तो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा हो जाएगा गोपालगंज का, और गोपालगंज के बाद सिवान का, और सिवान के बाद सारण का। कम से कम 3 डिस्ट्रिक्ट भी याद रखते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो यहां पर देखेंगे बिहार का लिंगानुपात कितना है, 918 है। कम से कम डाटा याद रखिएगा, डाटा भूल गए तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। बिहार का लिंगानुपात 918 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 918 महिलाओं की संख्या है। उसी तरीके से भारत का अगर लिंगानुपात पूछे तो भारत का लिंगानुपात कितना हो जाएगा, 943, 943 हो जाएगा, है ना। उसके बाद शिशु लिंगानुपात देखेंगे, बिहार का शिशु लिंगानुपात हो जाएगा 935, है ना, 935 हो जाता है। बिहार में शिशु लिंगानुपात हो जाएगा, शिशु लिंगानुपात 935, तो भारत में हो जाएगा 919 हो जाएगा, है ना, 919 हो जाता है। कृष्णा जी सर मुझे तो पीआरटी क्लियर करना है, पीआरटी क्लियर करना है, पढ़िए एकदम मन लगा के पढ़िए। इन्फॉर्मेशन जो हम आपको दिए हैं इसको प्रैक्टिस करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ने से तैयारी अच्छा नहीं माना जाता है। इन्फॉर्मेशन को बार बार लिखने से ही काम चलता है, इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा डिस्कस करने से होता है ना। और सबसे बढ़िया जो तरीका है, अगर आपका कोई मित्र नहीं है ना, कोई भाई बंधु नहीं है, अगर उनके साथ आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो कोई बात नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, चीज़ों को लिख लिख करके याद रखिए। रटना नहीं है, रटिएगा तब तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। रटना नहीं है, कोई भी रद्दी पेज हो, कोई भी रफ का पन्ना हो, उस पर लिखिए आगे बढ़िए, लिखिए आगे बढ़िए, लिखिए आगे बढ़िए, देखिए आपका रिजल्ट हो जाएगा। कोई बड़ी बात थोड़ी है। जैसे आप समझिए इस चीज़ को, आप हमसे सारे लोग जुड़े हुए हैं रिजल्ट के लिए,
इसलिए जोड़े ताकि आपका रिजल्ट हो जाए। देखिए पढ़ने का तरीका बदल दीजिए ना सर, टीजीटी के लिए है सर। सब में ज्योग्राफी में अगर आपका है टीजीटी और पीजीटी है तो इस संदर्भ में पूछा ही जाएगा, है ना, पूछा जाएगा। तो एक चीज़ देखिए, आप क्या करिए आपको बताते हैं, जैसे कोई भी चीज़ें हम पढ़ते हैं ना तो एक बार पढ़िए और कोशिश करिए उसको 2 बार लिखने का, 2 बार लिखने का। यूपीएससी का टॉपर्स भी यही काम करता है। 21 साल का विद्यार्थी आईएएस बन सकता है, उसके पीछे उसका जो टेक्निक है उसको समझने की कोशिश करिए। पढ़ता सब कोई है, कौन व्यक्ति है जो नहीं पढ़ता है? आपके दोस्तों में सारे के सारे लोग पढ़ रहे होंगे, और कौन ऐसे विद्यार्थी हैं जिसके पास किताबों का संग्रह नहीं है? सबके पास किताब होगा। ज़्यादा किताब मत खरीदिए, सटीक किताबें खरीदिए, 1-2 ही किताब खरीदिए, लेकिन उस किताब को बार बार पढ़िए। यही होता है सही तरीके से पढ़ने का स्टाइल। और पढ़ने का सबसे अच्छा स्टाइल क्या है? एक बार जब हम पढ़ते हैं तो 2 से 3 बार लिखते हैं, है ना, बोलते हैं, किसी को पढ़ाते हैं, किसी को समझाते हैं, किसी से बोलते हैं कि हमसे पूछो, है ना, ये सब चीज़ें होता है। जैसे हम लोग क्या करेंगे, कुछ ही दिनों के बाद इस महीना के लास्ट में जब हम लोग का सब्जेक्ट अधिकतर जब पूर्ण हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा, तो हम लोग आपस में बातचीत करेंगे, है ना, प्रश्न पूछेंगे आपसे, जो भी VBI होगा, जो भी पॉइंट लगेगा कि हमें आपसे बात करना चाहिए कि आपको आता है कि नहीं आता है, उन सारे बिंदुओं पे हम लोग बात करेंगे। ये ज़रूरी है, ताकि हम भी तो चाहते हैं कि हमारे यहाँ से जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनका रिजल्ट हो, है ना, और यही हमारी प्राथमिकता भी है, यही हमारा एक उद्देश्य भी है। और देखिए ज़्यादा हबड़ाइएगा, ज़्यादा देखिए हबड़ाने से लोग अक्सर कहता है ना कि हड़बड़ का काम क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। हबड़ाइए नहीं, जिस तरीके से हम एक शेड्यूल में आपको करा रहे हैं उसी शेड्यूल में आप भी करिए। रिजल्ट नहीं होगा तो बोलिएगा, हाँ, लेकिन आपके तैयारी में किसी प्रकार से कसर नहीं होना चाहिए, कोई कमी नहीं होना चाहिए। मैं सर जी GS 40 में 30 हो जाएगा, किसी तरह हो जाएगा एकदम। 40 में तो अच्छा नंबर उठाया जा सकता है, 40 में बहुत अच्छा नंबर उठाया जा सकता है, आराम से 32-36 नंबर ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ पे देखिए ये पकड़ आपको बना के रखना होगा। जैसे करंट आप देखते हैं 8 नंबर से पूछा जाता है, 8 में 8 आप मैथ बना सकते हैं। साइंस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, 8 प्रश्न। आप देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट हम लोग पढ़ते हैं, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है बिहार के संदर्भ में, इसके बाद हम बिहार का इतिहास करवा देंगे, है ना, वहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है। आपके PRT में देखिएगा, PRT में जो 20 नंबर पूछते हैं इतिहास से और ज्योग्राफी से, अधिकतर प्रश्नों का संदर्भ क्या है? बिहार पूछता है। यही तो दिक्कत है, बिहार वाले विद्यार्थियों को ज़्यादा फायदा हो जाता है। आउट ऑफ जो स्टेट है, जो बिहार के बाहर विद्यार्थी रहते हैं, अधिकतर SCRT किताबों के लिए तड़प जाते हैं, अरे कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, है ना। और आपको तो कहीं ना कहीं गांव में आपके घर परिवार में कोई ना कोई, है ना, भाई भतीजा पढ़ रहा होगा, है ना, उससे आप लेकर के पढ़ लेते हैं, आपका काम चल जाता है। ठीक है, तो ये तरीका होता है, इस तरीके से आप पढ़ाई करिए, सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए। और सेल्फ स्टडी यही है कि सिर्फ पढ़ना ही सिर्फ नहीं है, उसके लिए आपको वर्क करना है। कॉपी और कलम लेकर के हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, ये होता है। इससे ज़्यादा आपका 70 से 80% आपका तैयारी होगा। पढ़ने से ज़्यादा कितना दिमाग में घुसता है? 5 से 6%, है ना, 5 से 6% है, इतना ही में आपको लगता है कि बहुत खुश हो गए। और प्रैक्टिस करने से 60 से 70% तैयारी होती है ना। 90 से 100% के बीच में अगर आना है तो पढ़िए भी, प्रैक्टिस भी करिए और किसी को समझाइए भी, जबरदस्त तैयारी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ग्रामीण साक्षरता जो बिहार में है 59.8% है, और कुल शहरी साक्षरता 76.9% हो जाएगा। यही भारत की बात करें कि कुल ग्रामीण साक्षरता कितना, तो 67.3% है, और शहरी साक्षरता 84.1% हो जाता है। बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो 918 हो जाएगा। बिहार का लिंगानुपात कितना? 918, कई बार पूछा हुआ है। तो भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 हो जाएगा। और शिशु लिंगानुपात कितना, तो 935, और भारत का कितना, तो 919 हो जाएगा। दशकीय वृद्धि दर, सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर का मतलब हुआ 2001 से लेकर के, है ना, 2001 से लेकर के 2011 के मध्य में, 2011 के मध्य में कितना वृद्धि हुआ, इसी को हम लोग दशकीय वृद्धि दर कहते हैं। और बिहार का दशकीय वृद्धि दर कितना है, तो 25.42% है।
अगर पूछे कि बिहार में कौन ऐसा जिला है जहाँ पर दशकीय वृद्धि दर सबसे ज़्यादा हुआ, तो ये मधेपुरा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा, है ना, मधेपुरा हो जाएगा। और मधेपुरा के बाद दूसरा स्थान हो जाएगा किसका? किशनगंज का हो जाता है ना। किशनगंज का दूसरा स्थान हो जाता है, सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे, यानी कि बिहार का दशकीय वृद्धि दर कितना? 25.42%। 25.42% है। तो भारत का दशकीय वृद्धि दर कितना हुआ? तो 17.7% है। 17.7% है। डाटा याद रखिएगा। यानी कि दशकीय वृद्धि दर बिहार का कितना? तो 25.42% है। और भारत का दशकीय वृद्धि दर कितना? तो 17.7% हो जाएगा। उसके बाद जनसंख्या घनत्व बिहार का कितना है? तो जनसंख्या घनत्व बिहार का सबसे ज्यादा, यानी कि भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो बिहार है। कितना? 1106, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो बिहार हो जाएगा, 1106। तो फिर जनसंख्या घनत्व भारत का कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 हो जाएगा, है ना। 382 हो जाता है यहाँ पे जनसंख्या घनत्व इसका, 382। ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे अनुसूचित जाति की संख्या, बिहार में अनुसूचित जाति की संख्या कितना प्रतिशत है? तो बिहार में देखिए, अब बिहार में तो 15.72% हो जाएगा। बिहार में अनुसूचित जाति की संख्या कितना? तो यहाँ पर देखिए 15.72%। और सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की संख्या किस जिला में? तो हो जाएगा गया। गया में, वहीं गया जहाँ पर, है ना, तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना। चलिए, और भारत में अगर पूछे कि भारत में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना? तो 16.6% हो जाएगा, है ना। अनुसूचित जनजाति, बिहार में अनुसूचित जनजाति कितना प्रतिशत? तो 1.3% हो जाएंगे, 1.3%, है ना। अभी 2011 जनगणना को हम लोग पढ़ रहे हैं, नया जनगणना अभी तक पेश नहीं हुआ है, नहीं तो फिर नया भी पढ़ना पड़ता। 11 से भी प्रश्न पूछता और आने वाला जो नया है उससे भी प्रश्न पूछता है ना। तो भारत में अनुसूचित जाति जो निवास करते हैं उनकी प्रतिशत है 8.6%, 8.6% हो जाएगा, है ना। यहाँ पर कितने परसेंट हो जाएंगे? तो 8.6% हो जाता है। ठीक है। चलिए, जो हम लोगों ने अभी इसको देखा है अब तो समझ में आ जाएगा। इसलिए मैप का अध्ययन जो है एक बार अच्छे तरीके से करिएगा, है ना, बढ़िया तरीके से करिएगा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 1-2, है ना, 1-2 नंबर जो प्रश्न है, मान लीजिए ना कि कम से कम 2-3 प्रश्न, कभी कभी तो एक बार बीपीएससी में 4-4 प्रश्न पूछा हुआ था, 4 प्रश्न पूछ देता है। कोई ठीक नहीं है आपके एग्जाम में, हो सकता है यहीं से 2-3 प्रश्न आपको पूछ दे, और जितना हम लोग पढ़े इससे बाहर प्रश्न पूछेगा भी नहीं, है ना। बस इसको एक बार प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए, प्रश्न बनेगा ही बनेगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। अभी जो 4 बजे वाला जो हम लोग का मैथ का क्लास है आप पढ़िएगा विकास यादव सर से। ठीक है। या और कुछ कहना चाहते हैं तो बात कर लीजिए थोड़ा सा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? पढ़ाई में किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। पढ़ाई को लेकर के बात करिए, पढ़ाई को लेकर के दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी संदर्भ में आपको दिक्कत हो रहा है, या तो समझने में, या तो स्कोर आपका कब से, है ना, स्कोर की हम लोग बात करेंगे 20 फरवरी है, 20 फरवरी से हम लोग स्कोर की बात करेंगे, 20 फरवरी से, क्योंकि कुछ जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को हम पूरा करा दे। 20-25 से हम लोग इस पर बात करेंगे। जैसे ही हम लोग टेस्ट सीरीज जब स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, तो टेस्ट सीरीज में हमें ये पता चलेगा कि आप कितना बना रहे हैं, कितना सही और कितना गलत है ना। इस आधार पे हम लोग फिर अपना मूवमेंट करेंगे कि अब हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, अब अगला हमारा रणनीति क्या होना चाहिए। ठीक है। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को। बीना भारती जी।